गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है अब एकदम एंड ही होने वाला है, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद बेटा हम ये स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि इससे मिलता जुलता चैप्टर है और जल्दी उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है जी। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी बेटा जी? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इम्प्लांटेशन पढ़ा था, यानी ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज आई थी, जहाँ पे आउटर लेयर क्या थी बताइए? ट्रोफोब्लास्ट। भैया वहीं पे कुछ सेल्स का एसोसिएशन था, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला था उसको? इनर सेल मास या एम्ब्रियो ब्लास्ट। और बोला था कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फ्यूचर क्या है बेटा जी? फ्यूचर प्लेसेंटा है। और एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास फ्यूचर एम्ब्रियो है, बताया था। और ये बताया था कि बेटा फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन पे, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया उसके 7वें दिन बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद, यानी कि 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वो जाके एंडोमेट्रियम की वॉल पे क्या हो गया था बेटा? इनसाइड में एकदम इम्बेडेड हो गया था, जिसको हमने क्या बोला था बेटा जी? दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोला था उसको? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के आगे की हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी किस तरह से प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और एम्ब्रियो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी? चलिए, तो जो कल हुआ था उसको प्रीवियसली जरा देख लेते हैं। ये था आपका ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। बाहर में जो लेयर थी उसको क्या बोला था? ट्रोफोब्लास्ट। जो कैविटी थी ब्लास्टोसिल, इनर सेल मास। क्लियर है जी? इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ था? दिख रहा है आपको? ब्लास्टोसिस्ट कहाँ कुछ है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। और किस डे पे हुआ था? तो 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि इसके आगे एक्चुअल में होता क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी? दिख रहा है जी? विजिबल है जी? सब कुछ आपके समझ में आ रहा है जी? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे की बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए बेटा जी, अब इसके आगे क्या होगा, यानी 7 दिन के बाद में जब इम्प्लांटेशन हो गया है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, तो 7वें दिन के बाद जो होगा इम्प्लांटेशन, मान लीजिए हो चुका है किस डे पे? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है जी? अब क्या होगा बेटा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो है ब्लास्टोसिस्ट का, सॉरी, फर्दर डेवलपमेंट होगा। और जो आपका बाहर वाली जो सेल दिख रही है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये डिफरेंशिएट करके 2 लेयर बना लेगी, एक बाहर में और एक अंदर में। उसी तरह से आपका जो अंदर है दैट इज द इनर सेल मास, ये भी डिफरेंशिएट करके 2 लेयर्स बनाएगी। तो देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है, जरा देखिएगा। यहाँ पे एक रेगुलर मैनर में अरेंज होंगी ट्रोफोब्लास्ट की सेल, और जो बाहर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं बेटा जी, वहां पे कोई सेल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो बेटा अगर, और ये पूरा एक साइटोप्लाज्म का समूह होगा, यानी वहां सेल नहीं होगी, साइटोप्लाज्म का एक समूह होगा, जिसके अंदर में बहुत सारी क्या होंगे बेटा जी? बहुत सारी न्यूक्लियाई होंगी। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर में बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियस है। ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। ठीक है? तो ये जो
लेयर जो बाहर दिख रही है, जो बाहरी लेयर दिख रही है, ये बनी है आपके ट्रोफोब्लास्ट से। जब ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट करके दो लेयर बना रहा है, तो जो बाहर में लेयर है वो उसके अंदर में केवल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, लेकिन उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा कि भैया एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसाइसियम। क्या बोलते हैं बेटा जी? सिंसाइसियम। तो यहाँ पे भी ट्रोफोप्लास्ट जो है, जो बाहर में है, वो एक बेसिकली मास है। किसका? मास ऑफ साइटोप्लाज्म है। ये जो बाहर में दिख रहा है, ये है बेटा जी मास ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वेरियस न्यूक्लियाई। इसको हम लोग बेटा जी एक वर्ड में डिफाइन करते हैं, सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? सिंसाइसियो, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में, तो उसको बोलते हैं सिंसाइसियम। चूंकि ये ट्रोफोब्लास्ट से बना हुआ है, तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? बाहर वाले को सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर में जहां रेगुलर मैनर में सेल अरेंज है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी साइटोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये डिफरेंशिएट हो गया दो लेयर में। जो बाहर की तरफ होगी उसको बोलेंगे सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर में जो सेल होगी उसको हम लोग बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। नोट डाउन करिएगा, इसको जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये जो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, मैं जो बाहर में है, ये जो बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट है, इसको हमने बोला सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर में है जहां पे सेल है, या साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है जी? और जैसा कि मैंने सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बता दिया है बेटा जी, ये क्या है? मास ऑफ साइटोप्लाज्म है कंटेनिंग वेरियस न्यूक्लियाई। क्लियर है जी? तो जो बाहर में ट्रोफोब्लास्ट होगा उसको बोलेंगे सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर में होगा जहां पे सेल्स अरेंज होंगी रेगुलर मैनर में, दैट इज नोन एज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसी तरह से इनर सेल मास होगा, ये भी डिफरेंशिएट होके दो भागों में टूट जाएगा। ये कुछ इस तरह की सेल्स को बना लेगा, मास ऑफ सेल्स को। तो जो ऊपर की तरफ होगा दैट इज नोन एज इपीब्लास्ट, और जो पीछे होगा दैट इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। तो ये दोनों जो आपकी लेयर है, अब इनका धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर में टूट जाएगी, दो लेयर में उनका डिवीजन होगा। जो बाहर की तरफ होगी उसमें साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो इसलिए उसको बोला सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर में जहां सेल्स रेगुलर मैनर में अरेंज है दैट इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो इनसाइड में है दैट इज द इनर सेल मास। वो इनर सेल मास अब डिवाइड हो जाएगा दो भागों में। जो ऊपर की तरफ है दैट इज नोन एज द इपीब्लास्ट, और जो नीचे की तरफ होगा दैट इज नोन एज द हाइपोब्लास्ट। नोट डाउन करिएगा, ये आपके 8th डेज पे चेंजेस आ रहे हैं। 7वें दिन के बाद में ये जितने भी चेंजेस आएंगे वो 8th डे पे हो रहे हैं। किस डे पे हो रहे हैं? 8th डे पे हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा जरा इसको। देखिए, अब धीरे धीरे फर्दर जो होगा डेवलपमेंट होगा इपीब्लास्ट का और हाइपोब्लास्ट का, जो कि आए हैं कहां से? बने हैं इनर सेल मास से। अब क्या है, जैसे मान लीजिए इपीब्लास्ट ऐसे है, धीरे धीरे इपीब्लास्ट के अंदर में डेवलपमेंट होगा
और ये कुछ इस तरह से, जैसे रोटी होती है ना, रोटी के अंदर में एयर भरती है तो वो काफी कैसे हो जाती है, पहले ऐसे होती है, फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, इलोंगेटेड होके इसके अंदर में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। उसी तरह से सेम आपका इपीब्लास्ट होगा बेटा। इपीब्लास्ट के अंदर में जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो ये इपीब्लास्ट अंदर से क्या होगा बेटा, खोखला हो जाएगा या फिर फट जाएगा, या एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, क्या किसके अंदर में, इपीब्लास्ट के अंदर में। तो वो फॉर्म करेगी तो नीचे तो इपीब्लास्ट रहेगा, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे नीचे देखिए इपीब्लास्ट ही है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जब प्रेशर डिफरेंशिएशन होगा तो सेल्स जो होंगी ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी, बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। जो सेल्स ऊपर जाके अरेंज हुई है इनको बोलते हैं एमनियोन, नीचे जो है उसको बोलेंगे इपीब्लास्ट, और जो बीच में जगह है उसको हम लोग बोल देंगे एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए भाई सबसे बाहर फिर ये हो गया आपका अंदर वाली लेयर, बहुत सारे न्यूक्लियाई सबसे बाहर है, ये न्यूक्लियस है, सब सारे क्या है न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोला है, यही दिखा देता हूं, क्या बार बार लिखूं, सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर में ये जो सेल्स अरेंज है, क्या बोला, साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है जी, दिखा दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ये एक्सटेंशन है या डिफरेंशिएशन है किसका बेटा जी, ट्रोफोब्लास्ट का। और इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये किसके एक्सटेंशन है, तो ये है इनर सेल मास के। क्लियर है जी, ये दिख रहा है आपको। अब जो मैंने बोला कि क्या होगा, तो ये आपका क्या है बेटा, इपीब्लास्ट है, इपीब्लास्ट नीचे। अब ये इपीब्लास्ट धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा, यानी उसके अंदर में जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक कैविटी क्रिएट होगी, कुछ सेल तो नीचे रह जाएंगे, कुछ सेल ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जो सेल ऊपर की तरफ आ रही है उनको हम बोलते हैं क्या जी, अरे बोलिए, एमनियोन। जो नीचे रह गई वो इपीब्लास्ट, और जो कैविटी क्रिएट है दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे बेटा जी, तो इस तरह से देखिएगा जरा ध्यान से, इसको एकदम रेगुलर मैनर में आप बनाएंगे तभी आपको समझ आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हो क्या रहा है, कुछ सेल तो यहीं रहेगी, कुछ सेल इलोंगेट करके डिफरेंशिएट करके ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है जी, तो जो सेल नीचे की तरफ अभी भी हैं ये हैं आपकी एपीब्लास्ट सेल, और जो डिफरेंशिएट करके ऊपर की तरफ मूव कर गई हैं ये बनाएंगी बेटा एमनियोन, ये बनाएंगे बेटा जी एमनियोन। और जो कैविटी होगी एमनियोन और इपीब्लास्ट सेल के बीच में, ये जो कैविटी होती है इसी कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सी फ्लूइड बेटा, इसके अंदर में एक फ्लूइड भरी रहेगी दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। ये सारी चीजें किस डे पे हो रही हैं, 8th डे, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बाद। फर्टिलाइजेशन जो है ना उसके 8वें दिन पे हो रही, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बाद। ठीक है जी, अब क्या हुआ बेटा जी, इपीब्लास्ट ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, नीचे इपीब्लास्ट चल रही, ऊपर जो एमनियोन और एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेटा जी ये इसकी बहन जो हाइपोब्लास्ट है क्या पीछे रहेगी क्या, अरे मेरे भाई ने डिवीजन कर लिया, मैं भी डिवीजन करूंगी, मुझे कौन रोकता है, मैं तो करूंगी डिवीजन करके दिखाऊंगी। तो बेटा जी ये जो हाइपोब्लास्ट सेल है ये भी फर्दर डिवाइड करता है, और ये भी चारों तरफ आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट को कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये मान लीजिए, क्लियर है जी, ये भी इस तरह से डिफरेंशिएट करके, तो जो पार्ट नीचे की तरफ है पीछे की तरफ है ये क्या है बेटा, हाइपोब्लास्ट। और जो यहाँ कैविटी बन रही है, जो ये कैविटी स्पेस बन रहा है
बेटा ये है बेटा आपका योग सेक। तो योग सेक ये है आपका योग सेक। तो ध्यान रखिएगा योग सेक कहां से बना है, मन में बैठा लीजिए। योग सेक बना है हाइपोब्लास्ट सेल से, और आपका एमनियोटिक फ्लूइड ये किससे बना है, इपीब्लास्ट सेल से। यानी और ये दोनों कैसे बने हुए हैं, हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट, ये दोनों इनर सेल मास के डिफरेंशिएशन है। याद रखिएगा हाइपो विच पूछ ले, विच सेल फॉर्म योग सेक ऑफ द एम्ब्रियो। तो भैया कौन बनाएगा, याद रखिएगा हाइपोब्लास्ट सेल। एंड विच सेल फॉर्म द एमनियोन, एमनियोन को कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, एपीब्लास्ट सेल, या उसके अंदर में जो फ्लूइड होगी दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है जी। तो योग सेक को बनाने वाला हाइपोब्लास्ट, एमनियोन को बनाने वाला एपीब्लास्ट। क्लियर है जी। तो 1 2 3 ये फर्दर डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं। अब बेटा जी जब धीरे धीरे ये डेवलप होगी आपके, तो होगा क्या बेटा जी, जो आपके योग सेक है ना, योग सेक की सेल और ज्यादा डिफरेंशिएट करेगी, और ये जो कैविटी है भैया, ये कैविटी जो बीच में कैविटी है, कौन सी कैविटी है बताइए, ब्लास्टोसिस्ट ही तो है। तो ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी को क्या बोला था, ब्लास्टोसिल बोला था, अगर आपको याद है तो। क्लियर है जी। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि योग सेक की जो सेल होगी वो ज्यादा और डिफरेंशिएट होगी, और वो चारों तरफ से आपके योग सेक को और एमनियोन को पूरी तरह से चारों तरफ से सराउंड करने की, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जरा सुनेगा क्या मैंने बोला, जरा सुनिएगा। बाहर वाला बहुत सारा न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है जी। बाहर वाले को क्या बोला है, सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है जी। ये आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, बताइए बेटा जी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है जी, दिख रहा है। इसके बाद में बेटा ये चीजें बन चुकी हैं, उनको हम बना सकते हैं। अब थोड़ा ऐसे बना देते हैं स्पेसिफिकली, ये आपका इपीब्लास्ट, ये आपका एमनियोन, इनके बीच में जो फ्लूइड हुई एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है जी। इसी तरह से आपका जो इस साइड होगा हाइपोब्लास्ट का एक्सटेंशन, ये आपका होगा हाइपोब्लास्ट। क्लियर है जी। और जो ये कैविटी बनी है, ये जो इस तरह से तो नहीं बनी है, कुछ इस तरह से बनी है, दिस कैविटी इज नोन एज योग सेक। अब मैंने क्या बोला कि बेटा जो ये योग सेक की सेल होगी ये फर्दर और ज्यादा डिफरेंशिएट करेगी, डिवाइड करेगी। तो बेटा इसको डिवाइड करते हैं, योग सेक जो होगी ये डिवाइड करके और ज्यादा डिवाइड करके, योग सेक की सेल और ज्यादा डिवाइड करके और ज्यादा डिवाइड करके और ज्यादा डिवाइड करके, ये पूरी तरह से आपके ब्लास्टोसिल कैविटी को क्या करेगी बेटा, कवर करने का काम करेगी। ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट होके
एकदम अच्छे से क्या कर लेगी बेटा, आपको सराउंड कर लेगी। तो ये जो हुआ क्या है, योग सेक की सेल में और ज्यादा डिफ्रेंशिएशन हुआ है, जिसकी वजह से उसने चारों तरफ से किसको, योग सेक को, एमनियोन को चारों तरफ से ढक लिया है। तो ये जो नई मेम्ब्रेन बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ क्या, योग सेक की सेल ने फर्दर डिवीजन किया और उसने चारों तरफ से सराउंड कर लिया। किसको बेटा जी, चारों तरफ से सराउंड करने का काम कर लिया आपके एमनियोन को, योग सेक को, या बोले तो पूरी जो होगी ब्लास्टोसिल को कवर कर लिया। तो ये जो एक्सटेंशन बना है, ये जो चीजें आई हैं योग सेल के डिफरेंशिएशन से, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। बनाएंगे जरा इसको। देखिए बेटा जी, डेफिनेशन भी लिख दिया एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का, काफी जरूरी है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। सेवरल सेल अराइजेस फ्रॉम द योग सेक से, कहां से हो रही है, ऑब्वियसली योग सेक से हो रही है। एंड इट कवर्स द योग सेक, पूरे योग सेक को कवर कर रही है, एमनियोन को कवर कर रही है, या बोल दें तो पूरी ब्लास्टोसिल को कवर कर रही है। क्योंकि कैविटी को क्या कहते हैं बताइए, अरे भैया कैविटी क्या है, ब्लास्टोसिल। तो पूरी ब्लास्टोसिल को कवर कर लिया, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा जी, एक्स्ट्रा। ये बाद में ना एक्स्ट्रा है हमारे लिए, क्या है, जैसे मान लो कभी आपको 10 चॉकलेट की जरूरत थी, ठीक है, कभी आपके अंकल ने खुशी खुशी आपको 12 दे दी, तो 2 क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो इसी तरह से ये जो लेयर है ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा बेटा जी, जरा सुनिएगा। ये हो गया 1 2 3 4। अब इसके आगे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिख रही है बेटा, इसके अंदर में जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो इसके अंदर में भी क्या होगा बेटा, कैविटी क्रिएट होने लगेगी। क्या क्रिएट होने लगेगी, कैविटी क्रिएट होने लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, यानी चारों साइड में क्या हो जाएगी, कैविटी क्रिएट होने लगेगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बहुत थोड़ी सी लेयर बच जाएगी, और वहां से क्या डेवलप होगा जरा उसको देखेंगे। पहले देखिए होगा क्या, देखिए बाहर वाला, अरे बाहर वाला लिखूं क्या, अरे बताइए बाहर वाला, ये जो बाहर वाली जो साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, और ये अंदर वाली, पहले क्या थी, बाहर वाली थी। बाहर वाली का नाम क्या है, सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली का क्या नाम है भाई साहब, बोलेंगे अंदर वाली का क्या नाम है बताइए, साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है जी। यहाँ पे ये दोनों चीजें मैं बना देता हूं मेंशन, आप कर लीजिएगा बेटा जी, बार बार मेंशन करना। चलिए कर देते हैं जरा। देखिए तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये जो पूरी भरी हुई थी, अब वो उसके अंदर में भी कैविटी क्रिएट होगी, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक पतली लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिख रहा है जी, इसके सराउंडिंग में भी हो जाएगी। तो ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये आपकी हो गई एक्स्ट्रा
एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये जो कैविटी आपको दिख रही है जो क्रिएट हुई है, ये बेटा जी एक्चुअली किसके अंदर में क्रिएट हुई है? मैंने पहले बोला था ये चारों तरफ पूरा खचाखच भरा हुआ है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये धीरे धीरे देखिए हुआ क्या है, धीरे धीरे इसको डिलीट करिए, धीरे धीरे इसको डिलीट करिए, धीरे धीरे इस लेयर को डिलीट कर दीजिए, कर दीजिए। तो हमने किया क्या है, जब धीरे धीरे ये डेवलप होता है तो ये आपका जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसके अंदर में भी कैविटी क्रिएट होगी, यानी गैप क्रिएट होंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं कैविटी इनसाइड एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो एक कैविटी बनी है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर में, क्लियर है जी। अब क्या होगा बेटा जी, एक चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा ही जाता है, यहां से देखेंगे आप बेटा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये इधर भी प्रेजेंट होगी। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यही बेटा फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है। कौन है बेटा जी? फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या बोलेंगे इसको? तो ये जो दिख रहा है ये है बेटा जी फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये बना किससे है? तो कभी कभार पूछ लेता है कि भैया अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा बेटा, ये रेड रेड पूरा क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो याद रखिएगा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डेवलप होगा फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सो ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। इट विल डेवलप फ्रॉम, कहां से होगा बेटा जी बताइए? इट विल डेवलप फ्रॉम, अरे बता दीजिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कहां से डेवलप हुआ है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जरा देखिए आपको विजिबल है, जरा बहुत ज्यादा नीचे हो गया। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इट विल डेवलप फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। चलिए विजिबल है तो ध्यान रखिएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं, इसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो आपका जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसके अंदर में भी कैविटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो गई, एक जो होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये बेसिकली अटैच होगी टू दिस क्या बेटा? हाइपोब्लास्ट एंड इपीब्लास्ट से अटैच्ड होगी। ध्यान से देखिएगा, दैट इज नोन एज फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा जी? फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसीलिए कभी कभार पूछ लेता है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये किस लेयर से बनी है? तो ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनी है। किससे बनी है जी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनी है। अब जरा ध्यान से एक बात को सुनिएगा, ये जो हाइपोब्लास्ट आपको दिख रहा है, हाइपोब्लास्ट भी आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा और जो पूरा बेबी का जो पूरा बेबी होगा वो डेवलप होगा ईपीब्लास्ट से। कहां से डेवलप होगा बेटा जी? ईपीब्लास्ट से। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाइपोब्लास्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो हाइपोब्लास्ट इनर सेल मास का है हाइपोब्लास्ट, और ये आपका योक सेल, अंदर में ये जो दिख रहा है योक सेल। तो ये जो हाइपोब्लास्ट है ये फर्दर जाके डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हाइपोब्लास्ट आफ्टर सम टाइम डिजनरेट्स। तो केवल और केवल बेटा जी आपका जो ईपीब्लास्ट है, ये जो वाला जो है ईपीब्लास्ट ही डेवलप करता है इन एम्ब्रियो। किसमें डेवलप करेगा बेटा जी?
एम्ब्रियो के अंदर में डेवलप करता है। ठीक है जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाइपोब्लास्ट जो होगा वो क्या होगा बेटा, नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, केवल आपका बचेगा इपीब्लास्ट, और वही इपीब्लास्ट डेवलप होके बनाएगा क्या बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, बताइए, फ्यूचर एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरियन। एक टर्म दे रखा होगा एनसीईआरटी में, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि कोरियन बनता कैसे है। देखिएगा, सबसे बाहर में क्या है बेटा, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, उसके जस्ट नीचे क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके नीचे क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इन तीनों को मिला दीजिए, क्या बोला, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, दैट इज नोन एज कोरियन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कोरियन। तो कोरियन एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ये तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। क्लियर है जी। अब अगर देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला, ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड और इपीब्लास्ट ही डेवलप होगा इसमें बेटा, एम्ब्रियो में या बेबी में, ठीक है। और हाइपोब्लास्ट क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा कुछ समय बाद, देखेंगे। तो मैंने वही लिखा है, हाइपोब्लास्ट विल डीजनरेट फर्दर, आगे चल के वो डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। लेकिन इपीब्लास्ट, याद रखिएगा, इपीब्लास्ट जो होगा ये फर्दर डेवलप करके पूरा का पूरा बेबी तैयार करेगा। कौन बेटा जी, इपीब्लास्ट। कौन बेटा जी, इपीब्लास्ट। क्लियर है जी। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो बेबी है, जो डेवलपिंग फीटस है, ये 4 डिफरेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवर उसके सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। यानी जो डेवलपिंग बेबी है, इट विल बी सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कवर्स, 4 डिफरेंट कवर से ये सराउंडेड होगा। देखिए, सबसे पहले एमनियोन, क्या होगा बेटा, एमनियोन। दूसरा कवर कोरियन। तीसरा कवर, दिस विल बी द योक सैक, तीसरा कवर। और एक और कवर हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द एलेंटोइस। ध्यान से सुनिएगा। तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो होगा, फीटस जो डेवलप करेगा, वो चारों तरफ सराउंडिंग जो होगी उसके, वो 4 डिफरेंट कवर से सराउंडेड होगा। कौन कौन से, कोरियन, एमनियोन, योक सैक और एलेंटोइस। कौन बेटा जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 डिफरेंट कवर्स होंगे उसके सराउंडिंग में, कोरियन, एमनियोन, योक सैक और एलेंटोइस। ये हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे। क्लियर है जी। अब ये जो आपका कोरियन है, इसी कोरियन में फर्दर डेवलपमेंट होगा, और ये कोरियन से फॉर्मेशन होगा किस चीज का बेटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरियन। ये भी लिख दिया, प्लेसेंटा विल फॉर्म फ्रॉम द कोरियन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये एक्चुअली में है क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना, अरे है जी, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा से मिलेगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके डिलीवर आउट करेगी। देखिए, चूंकि ये किससे जुड़ी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जुड़ी हुई है किससे, एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट किस में डेवलप होगा, बेबी में। इसमें बेटा जी, बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है एपीब्लास्ट के साथ में, और यही एपीब्लास्ट इसमें कन्वर्ट होगा बेबी में। तो ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को देता है, किसको बेटा जी, आपके फीटस को देने का काम करेगा, और वहां से जो वेस्ट होगी उसको पकड़ के ले आएगा और प्लेसेंटा में दे देगा। ठीक है जी। देखेंगे हम ही कि प्लेसेंटा
कैसे बनता है, क्लियर है जी। यहाँ मैंने लिख दिया थ्रू अम्बिलिकल कोड न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द एम्ब्रियो दैट इज डेवलप, और ये बना कहाँ से है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना है, क्लियर है जी। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक पॉइंट को लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे इसमें डेवलपमेंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हो रखा है, यानी इससे पहले कोरियन बनने से पहले वो सब 8th डे पे हो रखा था। अब 9th डे पे हम आएंगे, जहां पे एक्चुअली में क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों लेयर्स हैं, सिंसाइटियम, साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये बेसिकली कोरियन और कोरियोनिक विलाई ये फॉर्म होते हैं 9th डे पे, या अगर बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के 9th डे बाद, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया उसके 9वें दिन पे कोरियन और कोरियोनिक विलाई बनेंगे। देखिए कैसे, ये आपका, पहले इसको नहीं बनाते हैं, इसको मैं फोल्डेड फॉर्म में बना रहा हूं। देखिए अंदर में मैंने बना लिया, ये मान लीजिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्लियर है जी। फिर इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या मौजूद होगी, अरे बोलिए, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये क्या है बेटा जी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्लियर है जी। इसके सराउंडिंग में मौजूद होगी क्या बेटा जी, अरे बताइए, सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट, जो आपका ये सारा दिख रहा है, ये जो कैविटी जो मूव कर रही है, ये वाली, ये पूरा, जिसमें केवल साइटोप्लाज्म भरा होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो ये हो गया हमारा सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, क्लियर है जी। ये हो गई, इन्हीं तीनों को मिला के, ठीक है जी, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा जी, अभी तो बताया, कोरियन, क्लियर है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बन रहा है, इन तीनों को मिला के बोला कोरियन, क्या बोला, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कोरियोनिक विलाई, क्या बोलेंगे बेटा जी, कोरियोनिक विलाई। तो इससे पहले जितना भी डेवलपमेंट हो रखा है आपका, सबसे पहले जो आपका बना था सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, उसके बाद फर्दर हमने और भी डेवलपमेंट देखे कि उसके अंदर में एमनियोन बना, एमनियोटिक फ्लूइड बना, फिर हमने देखा आपका योग सेक बना, ठीक है, फिर हमने देखा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना। ये सारी चीजें 8वें दिन ही कंप्लीट हो जाती हैं। 8th डे पे लिखा था, 9वां दिन, 8th डे बोले या 2nd वीक बोले आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 8वें दिन से चालू है, 9वें दिन ये दोनों चीजें फॉर्म होती हैं, कोरियन और कोरियोनिक विलाई। इट विल बी फॉर्म्ड ऑन 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये जब फर्दर आगे डेवलप होगा तो यहाँ पे ये जो आपका कोरियन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे बेटा, तो याद रखिएगा किस दिन बनेगा, ऑन 9th डे कोरियोनिक विलाई एंड कोरियन विल बी फॉर्म्ड। एकदम सिंपल सा है बेटा जी। क्या था कोरियन, क्या था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म।
इन तीनों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कोरियोनिक विलाई। ये विलाई बना किसमें है, कोरियोन में, तो उसको बोल दिया कोरियोनिक विलाई। दोनों स्ट्रक्चर किस डे पे बनेंगे, तो याद करके लिख लीजिएगा, ऑन 9th डे पे। और यही चीज जो होगी बेटा, इस स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएंगे किसके अंदर में, एम्ब्रियो के, जो आपका मदर होगी, मदर के एंडोमेट्रियम की वॉल में। चूंकि ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है कहाँ पे, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद के चेंजेस है, एंडोमेट्रियम पे तो इम्प्लांटेशन हुआ था। तो अगर हम बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा होगा क्या इस चीज को, देखिए तो एक कोरियोनिक विलाई किसके अंदर में बना है, ये लिख लीजिएगा, फीटस के अंदर में, क्योंकि डेवलपमेंट कहां से हो रहा है, ऑब्वियसली फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला था, यूट्रस की बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो स्मूथ मसल है मायोमेट्रियम। अब जब आप देखेंगे बेटा जी, ये जिसके अंदर में ये इम्बेडेड था, ठीक है जी, इसको हमने बोला था एंडोमेट्रियम। अब जब आप एंडोमेट्रियम में देखेंगे बेटा जी, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब किसी से लेना देना नहीं है, तो आप केवल एंडोमेट्रियम को ध्यान दें। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होगी, ये किसकी लाइनिंग है भैया, एंडोमेट्रियम किसकी है बेटा, मदर की है ना, मदर की है। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी एंडोमेट्रियम में। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है कोरियोनिक विलाई, ये आपका मदर का प्लेसेंटा हो गया, सॉरी मदर का एंडोमेट्रियम हो गया, और ये कोरियोनिक विलाई है, ये किसके अंदर में पेनिट्रेट करके जाना चाहता है, देखिए ये एंडोमेट्रियम और ये कोरोनिक कोरोनिक विलाई पेनिट्रेट करके आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी, इनके में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये ब्लड वेसल्स जो होंगी, इनको पेनिट्रेट, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल मूव कर रही हैं, ये पतली पतली सी क्या हो रही है, ब्लड वेसल्स है, क्लियर है जी। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो कंटेन्स करती है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या करेगी बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है। अब जहां पे आपका ये जो विलाई है, कौन सा विलाई, कोरियोनिक विलाई, ये पेनिट्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा जी, पेनिट्रेट कर रहा है किसकी वॉल को, ये एंडोमेट्रियम की वॉल हो गई, और ये कोरोनिक वॉल है, बार बार पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है किसको, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं ये स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी, बुरा मान जाएंगी। अगर बेटा किसी को उंगली करोगे, कर क्या रहे हो, उंगली ही तो कर रहे हैं भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम किसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर में, और एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल को छेड़ते हैं तो ब्लड वेसल फूल जाती है, कैसे हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती है बेटा जी, ये ब्लड वेसल स्वेलन कर जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल साइनोसॉइड्स, क्या बोलते हैं बेटा। तो जहाँ पे ये क्रोनिक विलाई पेनिट्रेट करेगा एंडोमेट्रियम की वॉल में, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी, यहाँ पे मान लो ये ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल अब क्या हो जाएगी, ये पेनिट्रेट कर रहा है, ये आपकी कोरोनिक विलाई जो होगी, कोरियोनिक विलाई, ये पेनिट्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, स्वेलन कर जाएंगी, ब्लड वेसल, 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 ब्लड वेसल,
दोस्तों ये ब्लड वेसल्स किसकी हैं? ब्लड वेसल्स ऑफ मदर एंडोमेट्रियम स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी, मुंह फुला के बैठ जाएंगी। इसको बोलते हैं बेटा जी मैटरनल साइनोसॉइड्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि मदर में हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल साइनोसॉइड्स। मैटरनल साइनोसॉइड्स का मतलब कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ही जान लीजिएगा। साइनोसॉइड्स का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, फूलना। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये रही एंडोमेट्रियम के यहाँ पीछे है ब्लड वेसल, यहाँ पे आके उंगली कर रहा है। कौन बेटा? कोरोनिक विलाई उंगली कर रहा है इसके अंदर में। तो ब्लड वेसल्स बुरा मान गई, गुस्सा हो गई, मुंह फुला लिया उन्होंने। तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन जो होगा, और किसकी ब्लड वेसल्स है? मदर की है ना जी। तो मैटरनल ब्लड जो है या ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर में इन्फ्लेशन आ जाएगा या वो क्या कर जाएंगी बेटा? स्वेल कर जाएंगी। इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल साइनोसॉइड्स। तो इस कंडीशन को हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको पता चला कि एक्चुअली में क्यों हो रहा है। तो बेटा अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से प्लेसेंटा बनेगा। तो प्लेसेंटा जो एकमात्र ऑर्गन है जो फॉर्म्ड होता है दो इंडिविजुअल के मिलने से। अभी यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है जी? समझ में आया? मैंने क्या कहा? कोरोनिक विलाई, भैया ये सारा डेवलपमेंट यही तो हो रहा है एंडोमेट्रियम में। तो जैसे ही कोरोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, ये कोरोनिक विलाई एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स में घुसने लगती है। ये मान लीजिए एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स में घुसने लगेगी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स बुरा मान जाएंगी, फूल जाएंगी। इसीलिए उस कंडीशन को बोला जाता है मैटरनल साइनोसॉइड्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? मैटरनल साइनोसॉइड्स। क्लियर है जी? तो अब ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं? बुरा मान गई हैं, मुंह फुला लिया है। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? ठीक है। अब देखिए क्या होगा। ये जो मैटरनल साइनोसॉइड्स जो इनलार्ज कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, इसकी वजह से क्या होगा? जो आपका ये कोरोनिक विलाई है, कोरोनिक विलाई के सबसे बाहर में अगर देखेंगे तो सबसे बाहर में क्या है? कोरोनिक विलाई के सबसे बाहर में क्या है? दिस वन, सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। तो अब क्या होगा? ये जो ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल्स में तो ब्लड ही आ रहा होगा। ये ब्लड धीरे धीरे आपके इसमें आने लगेगा। तो ये आएगा सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट में और एक कैविटी को क्रिएट कर देगा। तो जो मैटरनल ब्लड है अब वो आ जाएगा कहाँ पे? सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट में एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो बेटा जी जो मैटरनल ब्लड है, क्या है बेटा जी? मैटरनल ब्लड है। और उसके बाद में ये जो क्रोनिक विलाई है, ये दोनों ही मिलके बनाती हैं बेटा प्लेसेंटा। क्या बनाएंगी? प्लेसेंटा। इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, पहले इसको देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे वही स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया वहां बनाने की कोशिश किया हूँ। देखिए ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है, दैट इज नोन एज कोरोनिक विलाई। ये कोरियोन के अंदर में ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोला है? कोरियोनिक विलाई। अब जब आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने लिखा है मैटरनल साइनोसॉइड्स, यानी ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं? स्वेल कर गई हैं। तो ये जब मैटरनल साइनोसॉइड्स क्या होंगी? इधर से ये सीक्रेट आउट करेंगी ब्लड को, और ये ब्लड आएगा अंदर में। तो ये जो कैविटी है, जो सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर में भी कैविटी क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो ब्लड आ रहा है, देखिए इधर ब्लड आ रहा है, ये ब्लड इस कैविटी में फैल जाएगा। ये ब्लड है किसका? ये ब्लड एक्चुअली है माता श्री का। तो मैंने क्या बोल दिया? मैटरनल ब्लड। क्या बोला बेटा? मैटरनल ब्लड
और कोरियोनिक विलाई, ये दोनों ही मिलके कोरियोनिक विलाई जो कि आ रहा है कहां से, फीटस से, और मैटरनल ब्लड, मैटरनल साइनोसॉइड से यानी मदर से आ रहा है, मदर से आ रहा है, ये दोनों मिलके ही प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं। क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। जब ये कोरोनिक विलाई जो होंगी ये एक्सटेंशन यानी कि पेनिट्रेट करेंगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे, तो इसकी वजह से जो वहां पे जो एंडोमेट्रियम के अंदर में ब्लड वेसल्स होंगी वो स्वेल कर जाएंगी, जिसको हम लोग बोलेंगे मैटरनल साइनोसॉइड्स। अभी पेनिट्रेट करके अंदर में जाएंगी तो वहां से ब्लड निकल के आएगा इनटू द कैविटी ऑफ सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। तो ये सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट के कैविटी में ये ब्लड जो आया है ये मैटरनल साइनोसॉइड से है। तो ये जो ब्लड है किसका है, मदर का है ना, मैटरनल ब्लड। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मैटरनल ब्लड एंड कोरियोनिक विलाई, ध्यान से सुनिएगा, कोरियोनिक विलाई। और चूंकि कोरियोनिक विलाई मुझे भी मालूम है, आप भी मालूम है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि कोरियोन में मौजूद है। तो कोरियोनिक विलाई और मैटरनल ब्लड ये दोनों मिलके ही प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैटरनल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड जो कि मदर से आ रहा है और कोरियोनिक विलाई जो कि फीटस से आ रहा है, ये दोनों ही मिलके फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा एक इंडिविजुअल से नहीं बन रहा है, कुछ उसमें पार्ट मदर डोनेट कर रही है और कुछ उसमें पार्ट कौन डोनेट कर रहा है, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, फीटस खुद डोनेट कर रहा है। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। तो ये जो प्लेसेंटा बनता है ये एक्चुअली में अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसका पूरी तरह से डेवलपमेंट जो होगा वो होता है जी नियर अबाउट 3 मंथ्स बाद, तब वो जाके सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सब निकालेगा। लेकिन अभी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम। कल बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम 8वें दिन जो याद अगर आ रहा होगा HCG ने उसके फंक्शन को मेंटेन किया था और कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन यानी प्रेगनेंसी हार्मोन को सीक्रेट करता है ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि मान लीजिए अभी 3 महीने नहीं हुए हैं और कॉर्पस ल्यूटियम को या मान लीजिए ओवरी को निकाल दिया तो क्या होगा भाई, ओवरी के अंदर में ही कॉर्पस ल्यूटियम है, तो होगा क्या बेटा जी, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया बेबी और डेवलपमेंट हो रहा है तो जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही कट डाउन करके 2-2.5 महीने पे आप ओवरी को निकाल दोगे, कॉर्पस ल्यूटियम वहां से निकल जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी और बेटा जी एबॉर्शन हो जाएगा। ये कभी कभार पूछा जाता है, याद से लिख लीजिएगा। क्लियर है जी। क्या मैंने बोला कि मान लीजिए कोई भी बच्चा जो अभी डेवलप कर रहा है, ठीक है, 2-2.5 महीने का हुआ है और आपने क्या किया, वहां से ओवरी को निकाल लिया। तो ओवरी को निकाला तो अल्टीमेटली किसको निकाला, कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, नहीं होगी। क्लियर है जी। तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी, जैसे ही आप क्या करोगे, निकालोगे ओवरी को, कॉर्पस ल्यूटियम साथ में निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से होगा कि जो बच्चा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसको प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं मिल पाएगा और प्रेगनेंसी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 ऑर्गेनिज्म के मिलने से बना है। चलिए दोस्तों, तो जो बातें मैंने बोली वो सारी यहाँ लिख दी है कि प्लेसेंटा एक ऑर्गन है विच इज फॉर्म बाय 2 इंडिविजुअल। मदर कंट्रीब्यूट करती है मैटरनल ब्लड, फीटस कंट्रीब्यूट करता है कोरोनिक विलाई। लिख भी दिया, प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल ब्लड प्लस कोरियोनिक विलाई। क्लियर है जी। या प्लेसेंटा अभी यहाँ पे डेवलप तो हो गया है, नो डाउट डेवलप हो गया है, मानते हैं कि कोरोनिक विलाई और मैटरनल ब्लड के मिलने से प्लेसेंटा तो फॉर्म हो गया है, लेकिन बेटा जी अभी भी ये प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप नहीं है। ये पूरी तरह से डेवलप होगा अप टू 3 मंथ्स तक। क्या होगा बेटा, 3 मंथ तक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड जो है मैटरनल ब्लड चारों तरफ फैला हुआ है, क्लियर है। और हमने पढ़ा था
umbilical cord is formed by the extra embryonic mesoderm। तो ये जो umbilical cord दिख रहा है, umbilical cord में अपनी ब्लड वेसल्स है, और ये जो आपका ब्लड आ रहा है ये किसका ब्लड है बेटा? मैटरनल ब्लड। तो कई लोगों को लगता है कि मैटरनल ब्लड और आपका जो फीटस का ब्लड आपस में क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी फ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। कई लोग सोचते हैं अरे यार ये ब्लड आया, ये इसमें जाके तुरंत मिल जाएगा। कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्लड जो है आपके एम्ब्रियो का और जो ब्लड है आपके मदर का कभी भी मिक्स नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। ब्लड ऑफ बेबी एंड मदर ब्लड विल नेवर मिक्स टू ईच अदर, विल नेवर मिक्स, कभी भी वो मिक्स नहीं करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। विल नेवर मिक्स, कभी भी मिक्स नहीं करेंगे मैटरनल ब्लड और ये जो ब्लड वेसल्स है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में। चूंकि एपिब्लास्ट ही तो डेवलप करेगा किसमें? फीटस में। तो ये ब्लड वेसल्स कहां से रही? फीटस की। तो जो ब्लड वेसल्स आपके फीटस की है और जो आपका जो जिसके अंदर में ब्लड होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर में होगा क्या? ब्लड। तो कभी भी बेबी का ब्लड और मैटरनल ब्लड मिक्स नहीं होता है। जब आप ध्यान से देखेंगे मैटरनल ब्लड ये जा रहा है, आपके बेबी का ब्लड ये है, बीच में ये कुछ दिख रहा होगा आपको, साइटोट्रोफोब्लास्ट। बेटा जी मैटरनल ब्लड और आपके जो बेबी का ब्लड है इनके बीच में, ये मान लीजिए मैटरनल ब्लड, ये मान लीजिए बच्चे का ब्लड है जिस जो जुड़ा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड से, लेकिन इनके बीच में है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो देखिए दिखाया है यहाँ पे, ये मैटरनल ब्लड आपको दिख रहा होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और आपका ब्लड वेसल्स या मैं इसको बोल दूं फीटस का ब्लड। ये फीटस का ब्लड है। कभी भी मिक्सिंग इनकी पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि बीच में इनके क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो कोई भी चीज जो न्यूट्रिएंट ही क्यों ना हो, वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, कुछ भी चीज जो आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में जानी है, तो बेटा जी वो सारी चीजें मैटरनल ब्लड से आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बेबी के पास में जाएंगी, और जो वेस्ट होगा फिर बेबी के पास, मदर के पास आएगा बाय द सिंपल प्रोसेस दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से जाएगा? डिफ्यूजन से जाएगा। क्यों? क्योंकि मैटरनल ब्लड ये रहा, आपके बच्चे का ब्लड ये रहा जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर है जी? बीच में इनके एक कवरिंग है, क्या है बेटा जी? बोलिए। साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट इन दोनों के बीच में है, तो कभी भी मैटरनल ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं हो सकता। क्लियर है जी? हमेशा न्यूट्रिएंट अगर मदर है ये अपने बच्चे को देना चाहती है तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से दे सकती है। क्लियर है जी? नोट डाउन करिएगा। तो ये मैटरनल ब्लड और आपका कोरोनिक विलेज चारों तरफ होगा, ये प्लेसेंटा फॉर्म करता है। तो प्लेसेंटा का मेन काम होगा, पहला काम और सबसे जरूरी काम होगा बेटा, ये जो डेवलपिंग बच्चा होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, जो डेवलपिंग फीटस होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है प्लेसेंटा का। और ये प्लेसेंटा क्या करेगा? डिफ्यूजन के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को अम्बिलिकल कॉर्ड में पहुंचाएगा। और अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ बेसिक क्या बेटा? एक चैनल है थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बच्चे के पास जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है बाहर ले जाएगा, और अदर वेस्ट भी होगा वो भी मैटरनल ब्लड में ले आके मिक्स कर देगा। क्लियर है जी? तो प्लेसेंटा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, तो बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है जी? तो एक पॉइंट और भी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जब ये मैच्योर हो जाएगा 3 महीने के आसपास हो जाएगा, तो ये बहुत सारे हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है। फॉर एग्जांपल HCG, वैसे मैंने 8वें दिन ही निकाल दिया था। मैंने बोला था ना कि ट्रोफोब्लास्ट ही आगे चल के क्या बनाएगा?
प्लेसेंटा बनाएगा। तो उसी दिन से सिक्रेशन करने लगता था एचसीजी का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर एक और हार्मोन है दैट इज नोन एज द एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और साथ साथ में देखिए बताया था कि भैया 2 से 3 महीने तक एचसीजी मेंटेन कर रहा था किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, और बदले में कॉर्पस ल्यूटियम दे क्या रहा था भैया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब 3 महीने का समय हो जाएगा तो प्लेसेंटा पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा और ये प्लेसेंटा अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करेगा। तो अगर आप 3 महीने के बाद चौथे महीने में ओवरी को निकालेंगे तो उसके साथ कॉर्पस ल्यूटियम चला जाएगा, तो बेटा कोई असर नहीं होगा, बच्चा अच्छा पैदा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 3 महीने तक तो प्लेसेंटा बन गया, और प्लेसेंटा बन गया तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बना लेगा, वो कमी होगी नहीं, अबॉर्शन होगा नहीं। लेकिन बेटा जी अगर 3 महीने से पहले मान लीजिए 2 महीने पे हमने ओवरी को फर्टिलाइजेशन हुआ और 2 महीने बाद हमने ओवरी काट के निकाल दी, तो प्लेसेंटा अभी डेवलप नहीं हुआ है, प्लेसेंटा से कोई हार्मोन नहीं निकल रहा है। जब प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तब हार्मोन निकलेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब वो 2 महीने का है तो डेवलप नहीं हुआ है तो हार्मोन नहीं निकल रहे हैं, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकल रहा है, और हमने जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रोत था कॉर्पस ल्यूटियम उसको भी काट के निकाल दिया, ओवरी को काट के निकाल दिया। क्लियर है जी? तो क्या होगा बेटा जी, आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा और फीटस मर जाएगा और एबॉर्शन कराना पड़ेगा। क्लियर है जी? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो होगा प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स को देता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और ये देगा किसको, आपके अम्बिलिकल कोड को, और अम्बिलिकल कोड से डिफ्यूजन के माध्यम से मैटरनल ब्लड तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं। क्लियर है जी? और दूसरा जो होगा ये जो आपका प्लेसेंटा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सीक्रेट आउट करता है। फॉर एग्जांपल एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है, पहले भी बता चुके हैं। क्लियर है जी? 2 से 2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने, क्योंकि उस समय प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता है, तो वो अपने दोस्त को कहता है कॉर्पस ल्यूटियम, अरे यार मैं भी छोटा हूँ, थोड़ा सा काम तो कर ले यार, 2-3 महीने बस मदद कर दे भाई, बाकी जब मेरी फैक्ट्री बैठ जाएगी मैं तुझे खुद छोड़ दूंगा। तो वही होता है, वो 2-3 महीने मदद करता है कॉर्पस ल्यूटियम उसको, और वो डेवलप हो जाता है एचसीजी, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा, सॉरी प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा तो खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगेगा, साथ साथ में 2 हार्मोन निकालेगा, एचसीजी और एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा बनता कब है, कब बनेगा, या पूरी लाइफ में बनता रहता है क्या फीमेल के अंदर में? देखो मेल के अंदर तो बनता नहीं है, फीमेल के अंदर में बनता है, वो भी एम्ब्रियोनिक, जब प्रेग्नेंट होगी लेडी तभी बनेगा। तो ये एक प्रकार का टेम्पोररी हार्मोन्स है, ठीक है जी। कौन से? एचपीएल, एचसीजी, ये टेम्पोररी हार्मोन है जो कि बेसिकली कब रिलीज होंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में, केवल प्रेगनेंसी के, बाकी कभी भी ये रिलीज नहीं होते फीमेल की बॉडी में। क्लियर है जी? नोट डाउन करिएगा। क्लियर है जी? इन सब बातों को मैं यहाँ लिख के एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा जी एक इम्पॉर्टेंट लाइन दे रखी है जो हमें पढ़नी चाहिए। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हार्मफुल गैसेस, एक्सक्रेटरी या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। ये जो प्लेसेंटा होता है ये जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कोड से, और अम्बिलिकल कोड किससे जुड़ा होता है? फीटस से। प्लेसेंटा अटैच्ड टू द एम्ब्रियो थ्रू umbilical cord which help in transport of substances to and from the embryo। देखिए ये मैटरनल ब्लड हो गई, ये आपका क्या हो गया बताइए? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। बाहर में ये डॉटर जो मैंने दिखाए हुए हैं, ये छोटे छोटे सेल्स दिखाए हुए हैं, ये कौन सी सेल है बताइए? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और बाद में ये जो कैविटी दिख रही है ये क्या हो जाएगा आपका?
अरे बोलिए, सिंसाइसियो ट्रोपोब्लास्ट। इन सबों में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसको हमने क्या बोला था, कोरोनिक विलाई, और इन्हीं दोनों को मिला के तो क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अटैच होता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये अटैच है फीटस से। तो अगर फीटस को ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाने का काम सब करता है, सब देगा प्लेसेंटा, और ये किसकी मदद से पहुंचेगा फीटस के पास में, तो भैया जी ये पहुंचेगा अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। देगा कौन, लेगा कौन, तो लेगा प्लेसेंटा, देगा भी प्लेसेंटा। और ये अटैचमेंट जो होगा टू द फीटस बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, अटैच होगा फीटस। ये ऊपर प्लेसेंटा दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड, नीचे क्या दिख रहा है, फीटस। तो प्लेसेंटा फीटस से जुड़ा हुआ है, किस चीज से, देखिए अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर हो गया प्लेसेंटा, ये बीच में आपको दिख रहा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, नीचे तीसरे नंबर पे होगा फीटस, एक तीन के बीच में क्या है, दो, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा अटैच होता है टू फीटस बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। ये सबसे पहला फंक्शन हो गया कि प्लेसेंटा जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ऑक्सीजन देगा, और वेस्ट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कहाँ से, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके से, बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है जी। चलिए दोस्तों, तो जो चीजें मैंने बोली यहाँ पे आपको सारी चीजें मैंने लिख के बता रखी है। पहला देखिए, आफ्टर मैचुरेशन प्लेसेंटा स्टार्ट सिक्रेटिंग लॉट्स ऑफ हार्मोन। क्लियर है जी, पहले नहीं सिक्रेट करेगा। प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने बोला है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू। चूंकि बेटा प्लेसेंटा एक पार्टिकुलर स्टेज में बनता है, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी ये बनेगा, प्रेगनेंसी के समय में बनेगा। तो इससे जो हार्मोन्स भी निकलेंगे वो भी क्या होंगे बेटा, टेम्पररी। क्या होंगे जी, टेम्पररी। सो प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है जी। Placenta releases several type of hormones, for example HCG, HPL, estrogen and progesterone, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहला है HCG, that is the human chorionic gonadotrophin releasing hormone, दे रखा है ना जी, that is the human chorionic gonadotrophin hormone। क्लियर है जी। यहाँ पे HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है 2 से 3 महीना तक, टिल प्लेसेंटा मैच्योर, जब तक प्लेसेंटा मैच्योर होता है। क्योंकि भैया ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की, क्योंकि भैया यही सीक्रेट होते हैं। तो एम्ब्रियो को क्या मिलता है, खाना। क्या मिलता है, खाना, अरे है ना भैया, तो ग्लाइकोजन मिलता है। तो बेटा जी एम्ब्रियो के सर्वाइवल के लिए ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जरूरी है। और चूंकि अभी प्लेसेंटा मैच्योर नहीं हुआ है तो 2 से 3 महीने तक HCG मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, बदले में कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्लियर है जी, ठीक है। HPL नेक्स्ट हार्मोन है, दैट इज द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर में जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, जिसमें बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे हार्मोन एक्ट करते हैं एल्वियोलाई पे। प्रोजेस्टेरॉन ये भी यहाँ से सीक्रेट होता है, या फिर हमारे बेसिकली कहाँ से सीक्रेट होता है, ओवरी वॉल से सीक्रेट हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और HPL ये कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है आपके प्लेसेंटा से। ये सब के सब एक्ट करते हैं एल्वियोलाई पे, ग्लैंडुलर टिश्यू पे,
और उसका डेवलपमेंट कराएंगे। क्योंकि बेटा अगर मदर प्रेग्नेंट है तो भैया बेबी को जन्म देगी, तो उसके बाद फीड करने के लिए दूध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, ये कराती है HPL। क्लियर है जी। ये दोनों हार्मोन HPL और HCG ये प्रोड्यूस करते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस फ्रॉम प्लेसेंटा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी ये केवल प्रेगनेंसी के समय में ही पार्टिकुलरली 3 प्रकार के हार्मोन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। कौन कौन से हार्मोन जो प्रेगनेंसी के समय में ही निकलते हैं, HCG, HPL और एक रिलैक्सिन जो यहाँ से नहीं निकलता है, वो ओवरी से निकलता है। तो 3 हार्मोन्स एक साथ दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया HCG और HPL यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर द प्लेसेंटा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी सारे हार्मोन जैसे ये मैच्योर हो जाएगा प्लेसेंटा 3 से 4 महीने तक, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। कॉर्पस ल्यूटियम 2 से 3 महीने पहले डिजेनरेट होता तो हाँ एबॉर्शन के चांसेस थे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं निकल पाता। तो अब ये जब मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी सीक्रेट करने लगता है। अब हम देखेंगे अनदर हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी, और ओवरी में भी ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम। बेटा बचा ही क्या है, ओवरी के अंदर बचा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम ना, ओवुलेशन के बाद में। अभी तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से सीज रहती है प्रेगनेंसी में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये सीक्रेट करता है एक प्रकार का हार्मोन दैट इज नोन एज द रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन क्या करता है, जो भी वॉल लेयर्स है जैसे कि एंडोमेट्रियम हो गई, सर्विक्स हो गई, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन हो गया, इन सबको रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स कर देता है ताकि रिलैक्स हो जाओ। और ये जब रिलैक्स हो जाएंगे बेटा जी, स्मूथ हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा और बेबी एक्सप्लूड आउट होके बाहर आएगा, ठीक है। तो ये काम होता है रिलैक्सिन का। किसका होगा, क्या क्या फंक्शन है हम अभी देखते हैं। और ये रिलैक्सिन भी केवल और केवल प्रेगनेंसी के समय ही निकलता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम देखेंगे ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं द नेक्स्ट हार्मोन दैट हैज बीन गिवन इज द रिलैक्सिन। क्या दे रखा है बेटा जी, रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये ओवरी के अंदर में जब ओव्यूलेशन हो गया है तो बचा क्या है, केवल बचा क्या है आपके पास में, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से ये स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन निकलता है दैट इज नोन एज रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन निकलता कब है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है तब ये रिलीज होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में सिचुएटेड है। तो ये जो वहाँ के लिगामेंट्स होते हैं उनको क्या कर देता है बेटा, रिलैक्स कर देता है। और जो सर्विक्स एक छोटी सी ओपनिंग है उसको सॉफ्ट करता है और वाइडन करता है, ताकि बेटा जो चाइल्ड की बर्थ है वो आसानी से हो सके। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी, और वहाँ पे ना एस्ट्रोजन दिया था ना प्रोजेस्टेरॉन दे रखा था, लेकिन वहाँ पे एक और हार्मोन दे रखा था दैट इज नोन एज रिलैक्सिन हार्मोन। तो याद रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी, देखिए ऐसे तो निकलता है, हमेशा निकलता रहता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि केवल और केवल प्रेगनेंसी में निकलता है। तो हम भी कहेंगे हाँ, केवल और केवल प्रेगनेंसी में निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। काम मैंने बता दिया। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बता दिया, एनसीईआरटी कह रही है। एंड हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, करती क्या है, रिलैक्सिन रिलैक्सेस द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस एंड सॉफ्टन एंड वाइडन द सर्विक्स। सर्विक्स को क्या करेगी बेटा, सॉफ्ट कर देगी और वाइडन कर देगी, चौड़ी कर देगी। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। बेटा जी
जब बर्थ होने वाली होती है या प्रेगनेंसी होती है, तो अब बताइए क्या केवल मदर है क्या? नहीं, अब उसी मदर के अंदर में बेटा एक बच्चा और है जो डेवलप कर रहा है। ठीक है बेटा, वो बच्चा इतना डेवलप नहीं है कि वो खुद के हार्मोन्स को सिंथेसिस कर सके, तो बहुत सारे हार्मोन्स इस समय आपके जो फीमेल के ब्लड के अंदर में आप देखेंगे, तो फीमेल के ब्लड के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेवरल अदर हार्मोन्स, इनको छोड़ दीजिए, इनके बाद भी बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनका लेवल मदर के ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बेटा? क्योंकि बेटा अब मदर अकेले नहीं है, मदर को हार्मोन सिक्रेट कर करके किसके पास पहुंचाना है? बच्चे को भी देना है, बच्चे का भी डेवलपमेंट करना है, बच्चे का भी मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखना है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रेगनेंसी के समय में और भी बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं मैटरनल ब्लड में, या जिनका सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, इनका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट के लिए एंड सपोर्ट के लिए टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और मेटाबॉलिक चेंजेस जो कि मदर और आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो भी चेंजेस चाहिए वो ये सारे हार्मोन्स मिलके करते हैं। तो इनको अभी लिख के हम समझाते हैं, जरा देखिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है। देखिए बेटा जी, ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो मैंने अभी बोला। क्या बोला कि प्रेगनेंसी के समय में सेवरल अदर हार्मोन्स जैसे कि थायरोक्सिन, जैसे कि प्रोलैक्टिन, जैसे कि कॉर्टिसोल, जिसको मेन कॉर्टिसोल होता है हमारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये 5 हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मैटरनल ब्लड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड में, क्योंकि बेटा ये किसको ट्रांसफर कर रही होगी? फीटस को। क्लियर है जी? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, यानी इनका प्रोडक्शन जो हुआ है, इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ये बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, किसके ग्रोथ के लिए? फीटल के ग्रोथ के लिए। और जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे मदर के अंदर में, उसके लिए मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो बेटा जी अभी तक, आज तक इतना रहने देते हैं, फिर हम आगे थोड़ा देखेंगे। तो आज जितनी बातें मैंने बोली वो सारी बातें आपको एक एक पॉइंट करके मैंने समझाया और आपको बताया, जो कि बहुत सारे पॉइंट्स नहीं भी दे रखे एनसीईआरटी में, लेकिन अगर आप इमेजिन नहीं करोगे कि प्लेसेंटा कैसे बना, कोरियोन कैसे बना, योग से कैसे बना, तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं अधूरा आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हर एक चीज़ जो जरूरी है उतनी आपको बता दूँ। चलिए एक बार रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी के, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बेटा, ये आपका रहा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दे रखा है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई, सीधा डायरेक्ट बोल दिया, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called as placenta. इसको हम बोलते हैं बेटा जी प्लेसेंटा। देखिए बेटा जी, इंटरडिजिटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये आप हाथ देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका कोरोनिक विलाई है, देखिए कोरोनिक विलाई है, और ये आपका मैटरनल ब्लड है। ये दोनों आपस में एकदम, डिजिट मतलब होता है ये उंगलियों की तरह एक दूसरे में घुसे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेड। क्या बोलेंगे? इंटरडिजिटेड। क्लियर है जी? तो यहाँ जो पॉइंट दे रखा है जरा ध्यान से सुनिएगा। द कोरोनिक विलाई एंड यूट्रीन टिश्यू become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing
एम्ब्रियो यानी फीटस के बीच में और मैटरनल ब्लड के बीच में, बोला ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड विथ which helps in transport of substances to and from the embryo, बता ही रखा है। प्लेसेंटा also act as an endocrine, temporary endocrine tissue होगा, and produces several hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen, progesterone. In the later phase of pregnancy, a hormone relaxin is also secreted by ovary, ठीक है, बता दिया। Let us remember that ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें से दो हैं HCG और HPL। ये आपके कहाँ से निकलते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों आपके निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे बताइए, HCG और HPL। यहाँ मैं लिख देता हूँ HCG एंड HPL, ये दोनों निकलेंगे आपके, बताएंगे ज़रा, तो आपके बेसिकली ये आपके प्लेसेंटा से निकलेंगे और रिलैक्सिन जो होगी ये ओवरी से निकलेगी। क्लियर है जी, क्लियर है। इन addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth and metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy. Clear है जी। तो अगर आज का वीडियो अच्छी, इसके बाद हम आगे करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।